यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव लखनपुर की, जहां दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड का आगमन हो चुका था। ये कहानी एक गरीब परिवार की है, जिनके पास इस कड़ाके की ठंड में लकड़ी खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। वे गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। ये कहानी है राम बाबू के परिवार की। राम बाबू 35 साल का मेहनती व्यक्ति था, लेकिन किस्मत से ठगा हुआ। उसकी पत्नी सीखा, उम्र लगभग 30 वर्ष, पर कठिनाइयों ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी। फिर भी उसके चेहरे पर ममता और साहस की एक दृढ़ रेखा हमेशा बनी रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी पूनम उम्र 12 साल, समझदार थी और घर के हालात को भली भांति समझती थी। बेटा मोहन दुबला पतला लेकिन जिद्दी और तेज दिमाग का था। सबसे छोटी बेटी गुड़िया नन्ही और मासूम थी। सुनिए जी, कुछ सूखी लकड़ी ले आइए ताकि इस ठंड में रात काट सकें। हाँ, मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ी ढूंढ कर ले आता हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि लकड़हारे के पास जाकर लकड़ी खरीद सकूं। कोई बात नहीं जी, थोड़ी बहुत लकड़ियां ही ले आइए। इतनी ठंड में सूखी लकड़ी मिलना भी तो मुश्किल है, और अगर लकड़ी नहीं मिली तो बच्चे ठंड में कांप जाएंगे। रामू सूखी लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे लकड़ी के नाम पर बस 2-4 पतली डंडियां ही मिलती हैं। ले आए जी आप लकड़ी, घर में राशन भी बस 2 दिन का ही बचा है। हाँ, ले तो आया हूँ, लेकिन लकड़ी के नाम पर सिर्फ 2-4 डंडियां ही मिली हैं। कोई बात नहीं जी, आज की रात तो इन्हीं से जैसे तैसे निकाल लेंगे। उस रात घर में सिर्फ 2 रोटियां बनी थीं। एक पूनम और मोहन ने खाई और दूसरी रामू, सीखा और गुड़िया ने आपस में बांटकर खा ली। अगली सुबह रामू मजदूरी ढूंढने निकल पड़ा। सेठ हरीलाल के आंगन में खड़े होकर बोला, सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए। घर पर बच्चे भूखे हैं और घर में राशन खत्म हो गया है। राम बाबू, ठंड में कौन काम देगा? अब तो फसल तैयार होगी तभी काम मिलेगा। 2 महीने बाद। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। कोई भी काम हो तो दे दीजिए। राम बाबू, मेरे पास कोई काम नहीं है। जाओ, जंगल से लकड़ी काट लाओ। उन्हें बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। रामू जंगल की तरफ चल पड़ता है, लेकिन गांव के जंगल में लकड़ी काटना मना था। खतरा था कि चौकीदार पकड़कर जुर्माना लगा देगा, पर भूख कानून नहीं मानती। रामू को जंगल में कुछ सूखी लकड़ी मिल जाती है। तभी चौकीदार आकर कहता है, ओए, चोरी करने आया है? तुझे पता नहीं यहाँ से लकड़ी काटना मना है? अब जुर्माना लगेगा। भाई, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं और इस कड़ाके की ठंड में कांप रहे हैं। बस थोड़ी सी लकड़ी ले जाने दो। चौकीदार ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। तब वह बोला, ठीक है, जा ले जा, लेकिन अगली बार मत आना। रामू लकड़ी उठाकर जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। लो सीखा, थोड़ा बहुत राशन ले आया हूँ। रात का खाना बन जाएगा। कल कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। बाबा, आज हमें खाना खाने को मिलेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। सीखा ने चूल्हा जलाया और बच्चों के चेहरों पर खुशी चमक उठी। रात को मोहन की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और ठंड ने पहले ही उसके शरीर को कमजोर कर रखा था। सीखा रोते हुए रामू से कहती है, सुनिए जी, मोहन बुखार से तप रहा है। इतनी रात गए दवा कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आस पास जाकर देखता हूँ, शायद थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। यह कहकर राम बाबू आसपास के घरों में मदद मांगने निकल पड़ता है। भैया, थोड़ी मदद कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ। भैया, हम भी गरीब हैं। रामू दूसरे घर के बाहर गया, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से मदद मिल जाए। भैया, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, दवा के पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे उधार दे दो, 2-3 दिन में लौटा दूंगा। माफ करो भाई, उधार देने के लिए पैसे नहीं है।
वह तीसरे घर गया तो किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अंत में वह मास्टरनी विद्या के घर गया। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थीं और बहुत दयालु थीं। क्या हुआ राम बाबू, इतनी रात गए यहाँ कैसे आना हुआ? मास्टरनी जी, मोहन की तबीयत बिगड़ गई है और दवा लाने के पैसे नहीं हैं। अगर कुछ मदद मिल जाती तो। मास्टरनी विद्या बिना सोचे समझे 200 रुपए उसके हाथ में रख देती है। राम बाबू, पहले बच्चे को दवा दिलाओ। चिंता मत करो, मोहन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रामू ने मोहन को दवा दिला दी थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि बुखार पूरी तरह से नहीं उतरा। गुड़िया की उंगलियां ठंड से नीली पड़ गई थीं। पूनम अपनी छोटी बहन को रजाई में अपनी गोद में लेकर बैठी थी ताकि उसे ठंड से बचा सके। ये ठंड हमें खत्म कर देगी। घर में मोटी रजाई तक भी नहीं है। तुम चिंता मत करो सीखा, सब ठीक हो जाएगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम गरीब लोगों के लिए तो यह ठंड किसी श्राप से कम नहीं होती। अगली सुबह उनकी रजाई से धुआं उठ रहा था। रजाई का एक किनारा जल गया था क्योंकि रात में चूल्हे की हल्की आंच उधर तक पहुंच गई थी। अब उनके पास सचमुच एक भी ढंग की रजाई नहीं बची थी। बच्चों की आंखों में डर उतर आया था। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ओढ़ने के लिए यही एक रजाई थी, वो भी अब नहीं रही। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं इसे सुई धागे से सील दूंगी। सीखा ने फटी रजाई को ठीक करने की कोशिश की, मगर रजाई का कपड़ा इतना कमजोर था कि धागा भी टिक नहीं रहा था। माँ, ये तो ठीक नहीं हुई। बेटा, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये ठंड हमें मार देगी, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद भगवान भी हमारी मदद करेंगे। माँ, क्या करेंगे हम? बेटा, हम घर के पुराने कपड़ों से एक रजाई बनाएंगे, जैसे हमारे बुजुर्ग बनाते थे। फिर माँ बेटी दोनों रजाई बनाने के काम में लग जाती हैं। उधर गांव के लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। रामू उनके पास जाकर थोड़ी देर हाथ सेंकना चाहता था, पर लोग उसे देखते ही फुसफुसाने लगे। हर बात पर गरीबी का रोना रोने आ जाता है। गरीब है तो हम क्या करें? हम कौन सा राजा के वंशज हैं? हम भी तो जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं ना। उन फुसफुसाहटों से राम बाबू के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और वह चुपचाप वापस अपने घर लौट चला। माँ, ये रजाई तो पहले वाली से भी ज्यादा गर्म है। माँ, आपने तो बिल्कुल सही जुगाड़ लगाया है। बेटा, गरीबी इंसान को जुगाड़ सिखा देती है। रात पांचों लोग आराम से सो गए। पहली बार किसी ने ठंड की शिकायत नहीं की, लेकिन संघर्ष अभी खत्म कहाँ हुआ था। अभी ठंड का असली तूफान बाकी था। आटा खत्म होने वाला था। मोहन की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। रामू को काम नहीं मिला था, और सबसे बड़ा डर उत्तर से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाएं जो पूरे गांव को जमा देने वाली थीं। लेकिन राम बाबू अकेला नहीं था। उसके परिवार की एकजुटता ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। अगले दिन जब रामू नींद से उठा तो उसने महसूस किया कि ठंड कल रात से भी ज्यादा थी। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा है। हाँ, ये हवाएं उत्तर की तरफ से चल रही हैं। ये वही हवाएं हैं जो पहाड़ों से सीधी यहाँ आती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं। बच्चे अभी भी रजाई में सिमटे हुए थे। सीखा ने खाने के लिए आटा देखा। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर आज सारा बना लिया तो कल भूखे रह जाएंगे। माँ, रोटियां पतली बना देना, हम कम खा लेंगे। हाँ माँ, मैं भी थोड़ा ही खाऊंगा। सीखा और रामू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गरीबी बच्चों से अमीरों जैसी मांग नहीं करती। उनकी भूख भी माँ बाप की मजबूरी देखकर आज्ञाकारी बन जाती है। रामू मजदूरी खोजने घर से निकल पड़ा। बाहर गांव के लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे और रामू अपनी किस्मत की धुंध में खोया हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आज उसने तय कर लिया था, कोई भी काम मिलेगा मैं करूंगा, चाहे दिन भर की मेहनताना कितना भी कम क्यों ना मिले। लेकिन गांव में उसे हर जगह एक ही जवाब मिला। ठंड बहुत ज्यादा है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अभी मत आओ, कुछ दिन बाद आना। हमें भी दिक्कत है, मजदूरी अभी नहीं मिल सकती।
इस ठंड ने सबकी जेबें बांध रखी हैं और गरीब आदमी के लिए तो यह मौसम और भी बेरहम हो जाता है। रामू काम की तलाश में चला जा रहा था, तभी उसे वही मास्टरनी विद्या मिलती है। वह रामू से कहती हैं, राम बाबू, तुम्हें कहीं काम मिला? नहीं मास्टरनी जी, रोज काम की तलाश में घूम फिरकर घर वापस चला जाता हूँ। इस ठंड में कोई काम देने को तैयार ही नहीं है और घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं। राम बाबू, एक काम है। स्कूल के पीछे की दीवार टूट गई है। अगर तुम उसके सहारे के लिए लकड़ी का ढांचा बना दो तो मैं तुम्हें 60 रुपये दे दूंगी। हाँ मास्टरनी जी, मैं कर दूंगा। 60 रुपये मतलब आटा, दवाई और बच्चों के लिए थोड़ा गुड़ भी आ जाएगा। पीछे की दीवार के पास कीचड़ जम चुका था। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी और ऐसी ठंड में काम करना किसी कठिन युद्ध से कम नहीं था। मुझे यह काम करना ही होगा। अगर पैसे नहीं होंगे तो बच्चों को आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठंड चाहे जितनी भी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहकर रामू अपने काम में लग जाता है। उसने पेड़ की सूखी डालियां काटकर और कुछ टूटे तख्तों को जोड़कर दीवार के लिए एक मजबूत सहारा बनाया। हथौड़ा मारते मारते उसके हाथ लाल पड़ गए, उंगलियां सुन्न हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उस कड़ाके की ठंड में भी अपने काम पर डटा रहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर घूम रही थी, अपने बच्चों का भरा हुआ पेट। लगातार 3 घंटे तक मेहनत करने के बाद दीवार को एक मजबूत सहारा मिल गया। मास्टरनी विद्या ने संतोष से काम देखा और रामू को उसके मेहनताना के पैसे दे दिए। वाह राम बाबू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप घर जाइए, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी मास्टरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे भी कोई काम हो तो याद कीजिएगा। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू पैसे लेकर घर लौट रहा था। उसके मन में बस एक ही खुशी थी, आज बच्चे पेट भरकर खाना खाएंगे, आज रात कोई नहीं रोएगा। लेकिन जैसे ही रामू घर पहुंचा, सीखा उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? तुम इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? सब ठीक तो है ना? मोहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। बुखार बहुत तेज है, सांस भी भारी चल रही है। तुम चिंता मत करो, मैं मोहन को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तुम दोनों बच्चियों के साथ घर पर ही रुको। सबसे नजदीकी डॉक्टर 2 गांव दूर था। वहां तक जाना कड़ाके की ठंड, रात का अंधेरा और बर्फीली हवाओं के बीच आसान नहीं था। लेकिन पिता का दिल ठंड से भी बड़ा होता है। अंधेरी बर्फीली रात और एक पिता की परीक्षा। रात का समय था। गांव की गलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस नाक में घुसते ही जलन पैदा कर रही थी। जमीन पर पाला इस तरह जमा था जैसे किसी ने पूरे गांव में सफेद चादर बिछा दी हो। रामू मोहन को गोद में उठाए चला जा रहा था। मोहन का शरीर तप रहा था, लेकिन बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि दोनों तापमान मिलकर ऐसी बेचैनी पैदा कर रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। थोड़ी दूर जाने पर रामू मोहन को लेकर डॉक्टर के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात को कौन आया है? हाँ बेटा, बताओ। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा मोहन है। इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, एक बार इसे देख लीजिए। मैं 2 गांव दूर से आया हूँ। इस बच्चे की हालत तो काफी खराब लग रही है, इसे जल्दी अंदर लेकर आओ। डॉक्टर मोहन को जांचता है और रामू से कहता है, इस बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, 104 डिग्री बुखार है। मैंने इसे दवा दे दी है। तुम यहीं बैठो, देखते हैं दवा से कितना आराम लगता है। बाहर ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। रात के लगभग 2 बज चुके थे। उधर सीखा दोनों बच्चियों को लेकर बैठी हुई थी। माँ, पापा और मोहन कब तक वापस आएंगे? बाहर ठंड और भी बढ़ गई है। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटी, तू डर मत, वे दोनों बस आने ही वाले होंगे। डॉक्टर का घर यहाँ से 2 गांव दूर है, आने जाने में समय तो लगेगा ही। कोई बात नहीं बेटा, तू सो जा।
मैं यहीं बैठी हूँ। इधर डॉक्टर मोहन को लगातार देखे जा रहा था, क्योंकि मोहन का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा मोहन ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? राम बाबू, मैंने मोहन को दवा तो दी है, लेकिन बुखार अभी हल्का नहीं पड़ा है। मुझे लगता है इसे सुबह तक यहीं रखना होगा। डॉक्टर साहब, आप बस मेरे मोहन को ठीक कर दीजिए। मैं यहीं बैठा हूँ और आप अपनी फीस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपकी पूरी फीस दे दूंगा। अरे राम बाबू, कैसी बातें कर रहे हो? फीस विस बाद में देख लेंगे, पहले यह बच्चा ठीक हो जाए। इसी तरह रात बीतती चली जाती है। उधर सीखा उनकी राह देखते देखते वहीं बैठे बैठे ही सो जाती है। अगली सुबह रामू मोहन को लेकर घर वापस आ जाता है। मोहन बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आप दोनों को पूरी रात लग गई। दोनों बच्चियां बार बार आप दोनों के बारे में पूछ रही थीं। रात को मोहन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और बाहर हवा भी बहुत तेज चल रही थी। डॉक्टर ने कहा कि रात में वहीं रुकना ही ठीक रहेगा। इतनी ठंड में मोहन को लाना उसकी तबीयत के लिए सही नहीं था। ठीक है जी, आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। आप पूरी रात जागे हुए हो, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतना कहकर सीखा घर में जो थोड़ा बहुत खाने को रखा था उससे कुछ बना लेती है। मोहन अपनी दोनों बहनों के साथ बैठकर खेलने लगता है। मोहन, मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही थी। रात को कितनी तेज हवाएं चल रही थीं। हम दोनों घर में अकेले बहुत डर गए थे। दीदी, मेरा सिर इतनी जोर से चकरा रहा था कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। रामू अपने घर के आंगन में बैठा किसी गहरी सोच में मग्न था। तभी उसके पास उसका साथी रमेश आकर कहता है, राम बाबू, किस गहरी उधेड़बुन में लगे हुए हो? अरे रमेश, आओ भाई, बैठो। कुछ नहीं भाई, ठंड इतनी बढ़ गई है कि कहीं कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। इस ठंड ने तो हम गरीबों के हाथ ही काट लिए हैं। अब बच्चों को कब तक दिलासा देता रहूं? और अब तो बच्चों को भी इस गरीबी की आदत हो गई है। कोई किसी बात की शिकायत ही नहीं करता। शायद इन्होंने भी गरीबी में रहना सीख लिया है। मैं इसी काम से तुम्हारे पास आया हूं। हमारे गांव में सेठ माखन लाल ने इस ठंड में मूंगफली का व्यापार शुरू किया है और उन्हें कुछ मजदूरों की जरूरत है। तो शायद हमें 2 दिन के लिए तो काम मिल ही जाएगा। यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चलो, इस जानलेवा ठंड से बचने और पेट भरने के लिए कुछ दिनों का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो कल सुबह तैयार रहना। दोनों भाई साथ में चलेंगे। रात को राम बाबू अपने परिवार के साथ बैठकर अलाव से हाथ सेंक रहा था और आने वाली सुबह का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह रामू और रमेश दोनों सेठ माखन लाल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ये सारा सामान इस दुकान में अच्छे से जमाना है। तुम सब बोरियों को उठाकर अंदर ठीक से लगा देना। इसके लिए शाम को तुम सबको मेहनताना 80 रुपए मिलेगा। जिसे काम करना है वह रुक सकता है और जिसे पैसे कम लगते हैं वह जा सकता है। राम बाबू, पैसे तो बहुत कम दे रहा है। इसमें तो 2 दिन का राशन भी नहीं आएगा। अरे रमेश, कुछ ना मिलने से तो 80 रुपए भी बहुत हैं। तू जानता नहीं, कितने दिनों से कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। इस ठंड में काम मिल रहा है, क्या यह काफी नहीं है? हाँ हाँ भाई, हमसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। चलो, कम ही सही, जो मिल रहा है उसी में काम पर लग जाते हैं। फिर सभी लोग सामान उठाने में लग जाते हैं। एक एक करके बोरियों को उठाकर दुकान के अंदर जमा करते जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है। शाम को सभी को अपना मेहनताना मिल जाता है। रमेश और रामू अपने घर लौट आते हैं। सेठ जी ने कहा है कि 2 दिन का काम और है। अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो इस ठंड से बचाव हो जाएगा। तुमने सही कहा। इस कड़ाके की ठंड में तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलती, ताकि इंसान बैठकर हाथ ही सेंक ले। लकड़ियों से अच्छा याद दिलाया।
आज सूखी लकड़ियां खरीद कर ले जाता हूँ, बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। लाला जी, थोड़ी सूखी लकड़ियां तौल दीजिए, ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ राम बाबू, अभी तौल देता हूँ। ले जाओ, बच्चों का इस ठंड से बचाव हो जाएगा। रामू लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। हल्की हल्की बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है और ठंडी हवा जैसे कानों को चीरती हुई निकल रही थी। बच्चों, देखो मैं आज क्या लाया हूँ। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बाबा, आप लकड़ियां लाए हो? आपको काम मिल गया? हाँ बेटा, मुझे सेठ माखन लाल के यहाँ कुछ दिनों के लिए काम मिल गया है। चलो, अच्छा हुआ। इस खुशी में मैं आज आप सबके लिए हलवा बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं हमें एक साथ बैठकर खुशी से खाना खाए हुए। आज तुम हलवे के साथ सब्जी पूरी भी बना लेना। आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। इतना सुनकर सीखा खुशी खुशी खाना बनाने की तैयारियों में लग जाती है और पूनम उसकी सहायता करती है। वहीं दूसरी ओर मोहन और गुड़िया राम बाबू के साथ खेलते हैं। काफी समय बाद उनके घर में खुशहाली नजर आई। रात को सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी रामू घर की दीवारों को देखते हुए कहता है, इस घर ने हमारे साथ हमारी गरीबी को देखा है। सीखा, मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर यह छत हमारे सिर पर नहीं होती तो हम कहाँ जाते। आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज कितने दिनों बाद हम सब इतनी खुशी से पेट भरकर खाना खा रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। रात को सबके सो जाने के बाद तेज हवाएं चलने लगीं। थोड़ी ही देर में तेज आंधी भी आ गई। ऐसा लग रहा था मानो मुसीबत उनकी बातें कान लगाकर सुन रही हो। उन तेज हवाओं से उनकी टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं बची। हे भगवान, इतनी मुसीबतें कम थीं जो यह एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। हे प्रभु, हम गरीबों की ओर कितनी परीक्षा लोगे। यह कड़ाके की ठंड कम थी जो यह बसेरा भी हमसे छीन लिया। अब इतनी ठंड में इन मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चलिए जी, इतनी ठंड में ऐसे बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। बच्चों को ठंड लग जाएगी। यह कहकर रामू बच्चों और सीखा को लेकर चल पड़ता है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और हवा इतनी सर्द चल रही थी कि शरीर को चीरती हुई महसूस हो रही थी। थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। हम यहाँ रात निकाल सकते हैं और वैसे भी सुबह होने में अब थोड़ा ही समय बचा है। सुनिए जी, अगर यहाँ कोई जीव जंतु आ गया तो? वो भी देखी जाएगी। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आज रात की ही तो बात है, सुबह होते ही कहीं और ठिकाना देख लेंगे। फिर वे सभी उस गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो ये ठंड, गरीबी और उनकी किस्मत मिलकर उनकी कड़ी परीक्षा ले रही हो। चलो, कुछ राहत तो मिली है। बाहर तो हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। आज की रात तो जैसे तैसे निकल जाएगी, लेकिन कल सुबह इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अगली सुबह जब वह नींद से उठा तो देखा चारों ओर इतना कोहरा जमा था कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम बच्चे लेकर यहीं रहो, मैं कोई सुरक्षित जगह देखकर आता हूँ जहाँ हम रह सकें। ठीक है जी, जल्दी आना। यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तब तक तुम बच्चों के साथ ही रहो। रामू किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़ता है ताकि उसे कोई ऐसी जगह मिल सके जहां वह अपने बच्चों के साथ रह सके। वह गांव में एक आदमी से जाकर पूछता है, भैया, यहाँ कोई ऐसी सुरक्षित जगह है जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं? हाँ भाई, पास ही एक झोपड़ी खाली तो है, लेकिन उसका किराया 100 रुपए महीना है। नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पास तो घर खर्च के लिए भी इतने पैसे नहीं है। ठीक है भाई, तो कहीं और देख लो। फिर रामू घूम फिरकर वापस अपने बच्चों के पास आ जाता है। क्या हुआ जी? कहीं कोई ठिकाना मिला? आज मुझे महसूस हो रहा है, सीखा, कि गरीबी किसी श्राप से कम नहीं होती।
आज मैं इतना बेसहारा हो गया हूँ कि न मेरे पास काम है, न तुम्हें खिलाने को खाना और न ही रहने का ठिकाना। मुझसे ज्यादा बदनसीब शायद ही कोई होगा इस दुनिया में। आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी मेहनत और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। बाबा, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम कम खाकर समय निकाल लेंगे। हाँ बाबा, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। सुनिए जी, आप बच्चों के पास ही बैठिए, मैं थोड़ी सूखी लकड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। रात में ठंड और भी बढ़ जाएगी और शाम को सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सीखा सूखी लकड़ी ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे थोड़ी सी सूखी लकड़ी मिल जाती है, जिन्हें लेकर वह वापस बच्चों के पास लौट आती है। अगली सुबह रामू फिर काम ढूंढने गांव की तरफ निकल पड़ता है। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, मैं आसपास से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तब तक तुम तीनों यहीं एक साथ बैठे रहना, कहीं मत जाना। मैं बस अभी आई। सीखा कुछ खाने को लेने निकलती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी माँ मिलती है। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? प्रणाम बूढ़ी माँ, मेरा नाम सीखा है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने आई हूँ। शायद इस जंगल में थोड़े फल ही मिल जाए। इस जंगल में कुछ खाने को ढूंढ रही हो? बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बूढ़ी माँ, हमारा कोई घर नहीं है। हम इस जंगल में एक गुफा में रह रहे हैं। कल रात तेज आंधी में हमारी छोटी सी झोपड़ी भी टूट गई। अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पति राम बाबू, मैं और हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा, एक काम करो, तुम मेरी यह गाय ले जाओ। मुझ बूढ़ी से अब इसकी सेवा नहीं होती। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। अगर तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल करोगी तो यह तुम्हें खूब मुनाफा देगी। वो वृद्धा सीखा को कुछ खाने को भी दे देती है और अपनी गाय भी उसे सौंप देती है। जब रामू काम ढूंढकर वापस आता है और गाय को देखता है तो पूछता है, यह गाय किसकी है और यहाँ क्या कर रही है? जी, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने जंगल गई थी। वहाँ मुझे एक बूढ़ी माँ मिली। उन्होंने मुझे यह गाय दी है और कहा है कि अगर हम इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो यह हमें अच्छा मुनाफा देगी। तुम जानती हो सीखा, हम अपने बच्चों का पेट तो मुश्किल से भर पाते हैं, तो इसकी देखभाल कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगी। मैं रोज जंगल जाकर इसके लिए चारा ले आऊंगी। फिर सीखा उस गाय की अच्छी तरह देखभाल करने लगती है और उसे समय समय पर चारा डालती है। शाम को जब सीखा गाय को चारा डालने जाती है तो वह देखती है कि गाय के थनों से दूध बह रहा है। सीखा बर्तन भरकर दूध निकाल लाती है। सुनिए जी, यह गाय तो बहुत दूध देती है। मैंने इसे सुबह चारा डाला था और जब अब चारा डालने गई तो देखिए, बर्तन भरकर दूध दिया है। ये तो सच में हमें खूब मुनाफा देगी अगर हम इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो। और वैसे भी अब तो ठंड का मौसम है, लोग ठंड में खूब चाय पीते हैं। अगर मैं किसी चाय वाले को दूध बेचूंगा तो हमें दूध के बदले पैसे मिलेंगे। अगली सुबह रामू दूध को बर्तन में भरकर चाय वाले की दुकान पर चला जाता है और उसका सारा दूध बिक जाता है। राम बाबू, मुझे रोज 10 किलो दूध दे जाना। तुम्हारे जो पैसे बनेंगे मैं दे दिया करूंगा। अब रामू रोज ऐसे ही दूध बेचकर अपना घर चलाता है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। इसी तरह अब उन्होंने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया था और गाय के लिए भी एक छोटा सा छप्पर बना दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, हिम्मत, मेहनत और आपसी सहयोग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गरीबी और अभाव इंसान की परीक्षा लेते हैं,
अगर आपकी जिंदगी में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो समझ लेना कि भगवान आपको किसी बड़े और अच्छे काम के लिए तैयार कर रहे हैं।